अब अगले मंडे है ना पेपर अपना, शायद पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस। सर्कुलर मोशन पे था शायद। सर्कुलर मोशन में मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बात की थी और प्रोसीजर पे आया था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा तरीका है इसका सर्कुलर मोशन का। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बात करें तो हम अगर बात करें किसी भी सर्कुलर मोशन की, वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी जगह पे एट एनी इंस्टेंट हम कहीं पर भी हैं, तो उस इंस्टेंट पे हम अपने जितने भी फोर्सेस हैं उनको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक होता है एफ सेंट्रीपिटल, एक होता है एफ टेंजेंशियल। हो सकता है एफ टेंजेंशियल ऐसे भी हो 90 डिग्री, 3D में भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर मुझसे कहे कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर आने वाला है mv²/r, जिसको दूसरा नाम दे दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्चुअली कोई फोर्स नहीं, मैंने पहले बताया, ये प्रोवाइडेड है। कभी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा या कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर प्रोवाइड्स नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, और एफ टेंजेंशियल की वैल्यू हो जाएगी m80, अगर नहीं है तो 0 हो जाएगा, या m dv/dt। ये v²/r क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? डायरेक्शन। ठीक, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू v ओमेगा इज इक्वल टू v²/r इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। बस इतनी चीज को बार बार रिपीटेडली हम लोग पढ़ते चले। अब हमारी डायनेमिक्स आ जाएगी। काइनेमेटिक्स की बात हमने कर ली, डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं, फोर्सेस की बात कर लेते हैं। फोर्सेस एक्ट करेंगे दिस दैट, वो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt, अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा/dt। दूसरी बात हमको पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, डायरेक्ट या मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें जरूरत नहीं पड़ती, ओमेगा क्रॉस r। ए टेंजेंशियल की वैल्यू होती है r अल्फा, या ए टेंजेंशियल की वैल्यू वेक्टर के तरीके से लिखें तो अल्फा क्रॉस r। ध्यान रखिएगा, लोग उल्टा बोल लेते हैं r अल्फा रटते हुए। तो टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है, अगर ओमेगा या v कांस्टेंट है यानी अल्फा 0 है, at 0 है, तब उस केस में ओमेगा इज इक्वल टू 2πn बराबर 2π/t, जहाँ टाइम पीरियड है 2πr, डिस्टेंस ट्रेवल करने में v स्पीड से समय लगाता है। ये भी एक कॉमन चीज है, आरपीएस आरपीएम वगैरह, इनके बारे में तो हमने इनके बारे में डिस्कशन किया। अब हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, फिजिकल प्रॉब्लम में हम लोगों ने पिछली बार ध्यान दिया, हमने प्रोसीजर भी लिखा था। फिजिकल प्रॉब्लम में क्या करना है भाई हमें? फिजिकल प्रॉब्लम में चुपचाप शांति से जो फोर्सेस दिख रहे हैं, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, जो फोर्सेस दिख रहे हैं उन फोर्सेस को देखा, रिजॉल्व किया, मैंने लिखवाया भी था। देखिए पहला काम क्या है, एफबीडी जिस पॉइंट पे बात कर रहा है, एट गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट की बात करता है उस पॉइंट पे आप जाइए, उस पॉइंट पे उस बॉडी के ऊपर एफबीडी बना लीजिए, सारे फोर्सेस शो कर दीजिए, सब वर्क को रिजॉल्व कर दीजिए। किस तरफ रिजॉल्व कीजिए? यहाँ दो डायरेक्शन है, एक्स एंड वाई। एक्स टूवर्ड सेंटर होगा, यहाँ चलना ना चल, और ये टेंजेंट। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर mv²/r, नेट फोर्स टुवर्ड्स दिस। अगर ये नहीं है इट में भी 0, एफ टेंजेंशियल की वैल्यू 0, इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट बने तब टेंजेंशियल फोर्स की। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ 1 बाय 1, बहुत सारे आर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पे दिस दैट आर्टिकल है एक्चुअली, देखा जाए बोर्ड के लिए, लेकिन हाँ इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग एज ए आर्टिकल देखते चलिए। है नियम वही पुराना जो चल रहा है, क्या? फोर्सेस शो किए, रिजॉल्व किए, अब की बार रिजॉल्व करना है टुवर्ड सेंटर एंड परपेंडिकुलर, बस ध्यान रखना। फर्स्ट है सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल, रफ होना जरूरी है, सर्कुलर रोड। रोड हॉरिजॉन्टल है, बैंक्ड नहीं, कई बार स्टेडियम वाली रोड भी होगी, तो अब हम इसको पहले बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ट्रैक जा रहा है, यूं घूम रहा है, तो जो ब्लॉक है उसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर,
mg लग रहा होगा नीचे, सेंटर है यहाँ कहीं। हमें फोर्स चाहिए किस तरफ, हम बाइक घुमा रहे हैं, साइकिल घुमा रहे हैं, कार घुमा रहे हैं, मान लीजिए कार घुमा रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे मालूम है कि इसको सर्कुलर मोशन में कौन घुमा सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ध्यान दीजिए, जब आप अपनी टर्न लेते हैं, अब अपने आप को रियलाइज कर रही है ग्राउंड के अंदर, आप स्कूटी पे हैं या कार पे। जनरली कार देखिए, स्कूटी में तो क्या होता है, हम तिरछा कर लेते हैं, हम स्कूटी साइकिल को तिरछा करते हैं, कार को हम तिरछा नहीं कर सकते, तो कार फ्लैट ही रहेगी। फ्लैट है, तो मैंने कहा कि कार को मैं सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ। अब लॉजिकल है, कार यूं रखी हुई तो mg डाउनवर्ड लगेगा वर्टिकली, जमीन के ऊपर खड़ी हुई तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन मुझे सर्कुलर मोशन तो यूं चलना है ना, तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ चाहिए, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा चाहिए सेंटर की तरफ, कोई ना कोई तो चाहिए ना जो प्रोवाइड करेगा। अब नॉर्मल प्रोवाइड कर सकता नहीं हॉरिजॉन्टल में, mg प्रोवाइड कर सकता नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो कौन बचा बेचारा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक। अब सब लोग ये बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि कार जो चल रही है तो चलते वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो टायर्स होते हैं, टायर्स और जमीन के बीच में काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, तो मैंने एग्जांपल में बताया था तुम्हें कि कार को ब्रेक मार के रोको, काफी तेज चले आ रहे हो, मान लो 80 90 100 150, इतना 150 मत जाओ, नहीं तो फिर बचोगे नहीं, आगे बहुत भयंकर टक्कर हो सकती है। तो 80 90 पे हो, अचानक सामने दूर कुछ दिखाई दिया, तुमने ब्रेक मार लिया, तो ब्रेक मारा तो क्या हुआ, टायर घिसते हुए गए, स्लाइडिंग होती हुई। उस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, दैट इज द काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए मैं काइनेटिक वर्ड यूज ना करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्ड यूज करता हूँ। स्लाइडिंग वर्ड यूज करने से क्या होता है, क्लियर कर होता है, स्लाइड कर रही है। तो अगर मैं देखूं कार जब चल रही है तो कार स्लाइड नहीं कर रही है, कार रोल कर रही है, हम आगे पढ़ेंगे रोलिंग मोशन एक। तो कार रोल कर रही है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो फ्रिक्शन जनरेट होता है फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बड़ा ही खतरनाक फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बदल सकता है, वैल्यू के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी वो एडजस्ट करने में माहिर है। अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन इट विल एडजस्ट इटसेल्फ, वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप जरा समझे, अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे सर कार यूं जा रही है, तो इस जगह पे कार का मोशन इस तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इस तरफ, तो ये कैसे पॉसिबल है, पहिए तो यूं घूम रहे हैं और फ्रिक्शन इधर चाहिए। सर चलेगी तो ऐसे जाने की बात हो रही है, लेकिन फ्रिक्शन चाहिए इधर। जरा समझिएगा, आप जब कार को उठा देखते हैं, कार चलाते हैं, तो घुमाना चाहेंगे तो पहिए किधर जाना चाहेंगे। मान लीजिए आपने तेल डाल दिया, तेल के डालने की वजह से क्या होगा, अगर कार को आप घुमाएंगे तो कार किधर सरकेगी, बाहर की तरफ। तो पहिए जो होते हैं, अब अपने आप को जरा स्कूटी या साइकिल पे एज्यूम कीजिए, आप क्या करते हैं, अपनी बाइक को झुका लेते हैं, झुकाने पे आप पहिए से, मेरे हाथ को देखिए मैं किधर मार रहा हूँ, आगे की तरफ, तो पहिए पे किधर फोर्स लगेगा, तो जो टायर होता है वो बाहर की तरफ सरकना चाहता है, बाहर की तरफ सरकना चाहता है, जिसकी वजह से एक नेट फ्रिक्शनल फोर्स सरकने ना देने की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ये डाउट क्लियर हुआ। हम फिगर से भी दिखा सकते थे, बता सकते थे, लेकिन हमको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। आप जरा अपने आप को बाइक पे ज्यूम कीजिए और लेफ्ट टर्न पे बाइक को घुमा के देखिए, आपका पहिया कैसे हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर उसी जगह पे ऑयल गिरा हुआ हो तो आपके पहिए के साथ क्या होने वाला है, सोच के देखिए। पहिया सरकेगा बाहर की तरफ, जब पहिया सरकेगा बाहर की तरफ तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। अगर तेल ना होता तो उसने जमीन ने उसको सफिशिएंट फ्रिक्शन, पहिया का जो ट्यूब थी वो दब दब करके, पहिए ट्यूब दब करके या टायर दब करके आपके पहिए को फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है अंदर की तरफ। अच्छा, अब मैं सोचने वाली बात और एक चीज पूछता हूँ लॉजिकली। कार घूम रही है, कार का इधर लेफ्ट, आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, कार के लेफ्ट टायर्स और कार के राइट टायर्स, किस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, लेफ्ट वाले टायर पे कि राइट वाले टायर पे, सोच के समझ के बताइएगा। आप यूं टर्न ले रहे हैं, वही टर्न, तो कार का लेफ्ट टायर का सिस्टम, कार का राइट टायर का सिस्टम। तो अगर मुझसे कोई कहे कि कार यूं घूम रही है, तो उस समय उसकी दो सिस्टम है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, लेफ्ट पे फ्रिक्शन ज्यादा कि राइट पे फ्रिक्शन ज्यादा, सोच के बताइए।
कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस भाई? राइट टायर सिस्टम। तुम बेटा वो किया करो, टाइप किया करो, तुम्हारी आवाज में ऐसे लगता है ऐसे। चैट डिसेबल्ड है। क्या बेटे? चैट डिसेबल्ड है। चैट डिसेबल्ड? अच्छा अच्छा अच्छा। ये डेली राइट पे सर। एक मिनट राइट में, राइट वाले पे ज्यादा लगेगा। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। चैट विद एवरीवन पब्लिक, ठीक है। चलो भाई, हाँ बताओ बताओ भाई, लेफ्ट वाले टायर पे कि राइट वाले टायर पे? सभी लोग बताओ जल्दी जल्दी। दलिशा का लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सभी लोग लेफ्ट बता रहे हैं। कल लड़कियों की कमाई तो बहुत हुई होगी भाई बच्चों। गर्ल्स कल काफी कमाई की तुम लोगों ने, सुना मैंने। हाँ सभी का आंसर सही है, लेफ्ट सही है, वेरी गुड। मैं कुछ पूछ रहा था, गर्ल्स आप लोग ने काफी कल कमाई की, क्यों? नो सर, अंजलि क्यों भाई? कमाई करने का दिन है भाई, इस वक्त लूट लो जितना लूट सको भाइयों को। हालांकि इस वक्त तुम लोग की एज कम है, जो भाई कमा नहीं रहा तो माँ बाप पे ही प्रेशर पड़ता है, वही पैसे देते हैं। राइट, बहुत सारी। हाँ तो बॉयज आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहे हैं, पापा देते हैं, फिर आप देते हैं बहनों को। वैसे देना चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो अपने बहन को देना चाहिए। तुम दो बहन हो, कोई बात नहीं। अच्छा दूर अभी कोई रिलेटिव में होंगे नहीं ना आसपास, आप दो बहनें हो तो आसपास भाई, अरे मोहल्ले वल्ले में बांध दिया करो। पड़ोसी अंकल और उनके उनके भी भाई बंधु हैं सोसाइटी सोसाइटी में दाएं बाएं रह रहे हैं, उनको पकड़ के बांध दो। राखी बांधनी चाहिए, खूब पैसे कमाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ थोक के भाव में 20-25 राखियां खरीद लिया करना चाहिए लड़कियों को। जहां मोहल्ले में कोई भी जान पहचान का भैया नमस्ते, कुछ नहीं, एक पूरे साल भर में एक दिन कमाई का मौका मिलता है, उसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए। चलिए बढ़िया है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से रक्षाबंधन मनाया। बढ़िया है। अब मैं कहूं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात की जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? कौन बताएगा भाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू? कोई आंसर ही नहीं दे रहा। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भाई, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक एडजस्टेबल फोर्स है, इसकी कोई वैल्यू म्यू इंटू एन नहीं होती है। ये एक लिमिट में अपना काम करता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के म्यू एस एन तक ही हो सकती है। इसकी अवकात 0 से शुरू होगी, म्यू एस इंटू एन तक जा सकती है। हाँ ये अपनी वैल्यू बीच में एडजस्ट कर सकता है, इनफैक्ट ये अपनी डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब प्रूफ करना बड़ा आसान है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आर रेडियस में जा रहा है v वेलोसिटी से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक static frictional force between tire and road acts towards center, not always। अभी जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट और कहीं चाहिए तब इसको भी यूज कर लिया जाएगा। नॉट ऑलवेज वर्ड याद रखिएगा। towards center and provides necessary center। यहाँ बेटा सर एक बार ये बता दो, लेफ्ट टायर पे सोचो, लेफ्ट टायर पे फ्रिक्शन ज्यादा क्यों? बहुत तेज घुमाने की कोशिश करते हो। रेसिंग वेसिंग देखी है? रेसिंग देखो जरा, रेसिंग में क्या होता है, बहुत तेज मोड़ोगे तो पलट नहीं जाएगी कार, तो किस तरफ से उठेगी? अगर तुम लेफ्ट टर्न लोगे तो कार के उठने की संभावना लेफ्ट में है कि राइट में है? बताओ भाई, पूछ रहे थे ना तुम, बताओ लेफ्ट में कि राइट में? वो राइट से नहीं, नहीं राइट से उठेगी लल्लू लाल, ऐसे उठेगी यूं, तो राइट से उठेगी, लेफ्ट में दबेगी। जब लेफ्ट में दबेगी तो नॉर्मल का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इधर नॉर्मल का फोर्स कम हो जाएगा।
नॉर्मल बढ़ गया, नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, नॉर्मल कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया। तो लेफ्ट वाले टायर फ्रिक्शन ज्यादा, राइट वाले टायर फ्रिक्शन कम। क्लियर हो गया? आया समझ में? समझ में आया बच्चे? नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, देख आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, नॉट ऑलवेज। अभी देखेंगे स्पीड बढ़ रही है तो हमने कह दिया v की वैल्यू कांस्टेंट है, तब की केस में हमने बात की है। इस वक्त इसकी स्पीड दे रखी है तब, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है तब, हमको अलग गेम देखने को मिलेगा। ऐसे सेंटीमीटर। तो Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और साथ साथ n बराबर mg। सीधा पुराना वाला नियम, नेट फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाई r, और वर्टिकल या उसके टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स या तो जीरो या चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी के साथ। ये लेके जाओ। रिदम 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 मिस्टर रिदम, क्लास अटेंड कर रहे हो कि बस माइक ऑन कर चल दिए हो? हाँ रिदम, आर यू इन द क्लास? रिदम भाई, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? ये भी सही तरीका बना रखा है लोगों ने। आराम से क्लास ऑन कर ली है, बैठे धीरे से चुपचाप लेटे हुए सो रहे हैं, उनकी आवाज धीरे धीरे कम कर देंगे। घर वाले सोच रहे हैं बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है। आने दो इनको, इनसे निपटेंगे अभी हम। Fs is equal to mv square by r. Net force towards center is providing the necessary centripetal force, and the vertical or tangential forces cancelled out each other, or that equals to m into vt, m into at, at है नहीं, velocity constant। सिंपल सा रूल हो गया। तो हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन किसी किसी बीच में लाई करता है, म्यू एस एन से लेकर के जीरो के बीच में। तो हम यहाँ पर भी लिमिट लगा देते हैं। तो एम वी स्क्वायर बाई आर एफ एस बराबर लाई करेगा म्यू एस इंटू एन आर इज। सर अगर कार लेफ्ट ड्रिफ्ट, एक मिनट में पढ़ने दो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं एक बार बताता हूँ उसके बाद। क्या है सर? अगर कार लेफ्ट ड्रिफ्ट लेते हैं तो टायर थोड़ा ऊपर उछलना शुरू करेगा, तो लेफ्ट टायर का फ्रिक्शन कम नहीं होगा? हाँ, लेफ्ट ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट मोड़ोगे तो टायर किधर उठेगा भाई? तुम अगर गाड़ी को लेफ्ट टर्न दोगे तो टायर लेफ्ट की तरफ से उठेगा। सोचो, स्टेडियम में देखिए कभी वो कार वार जो रेसिंग में जाती हैं, वो किधर उछल के जाती हैं? वो सरकती बाहर की तरफ है। हाँ, तो बाहर की तरफ जा रही है, तो उसी उसी को तुमको ध्यान में देना है कि किस वाले टायर पे फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट करने वाला है। और अभी हम देखेंगे भी, इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल और एमजी वाला गेम भी आएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स लेफ्ट पे ज्यादा होगा। जब हम रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नॉर्मल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब हम इसको सर्कुलर मोशन में लेके जाते हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है नॉर्मल, जिससे कि वो उसको बैलेंस कर सके, किसको? टॉर्क वाला गेम बैलेंस कर सके। तो हम इसको और दूसरे मैथमेटिकल तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जो समझाना है वो लॉजिकल है। लॉजिकली सोच के देखो, जब तुम अपने कार को घुमाओगे तो मान लो तुम बाइक लेते, तो बाइक में क्या होता है? बाइक को मोड़ लेते, इस तरह बेंड कर लेते। तो कार आप अक्सर जब मोड़ते हैं तो अपने आप बाई नेचुरली आप लेफ्ट टर्न लेते वक्त अपनी कार को या अपनी बाइक को लेफ्ट की तरफ टेंड कर देते हैं। तो अगर आप अपनी कार को लेफ्ट की तरफ टेंड करेंगे तो कौन सा पहिया उठेगा? लेफ्ट वाला कि राइट वाला उठेगा? राइट वाला उठेगा ना, लेफ्ट वाला नहीं उठेगा। तो थोड़ा सोचना है इसके बारे में, आराम से घर पे सोचिए। खूब टाइम है, खूब सारे चैप्टर अभी आने वाले हैं। अब उस पर टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे, सोचिएगा, बताइएगा। कई बार ये भी अभी इस कार वाले पे और भी कई क्वेश्चन अभी आते रहेंगे, धीरे 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 आते रहेंगे। ठीक है, हम खूब सारे इसमें डिस्कशन करते रहेंगे लॉजिकल वाले। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एन से लेके जीरो के बीच में होती है, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू म्यू एस इंटू एम जी से कम होनी चाहिए, यानी v की वैल्यू म्यू एस आर जी से कम होनी चाहिए। फॉर सेफ टर्न
वेलोसिटी v max की वैल्यू आ गई रूट म्यू एस आर जी, आर रेडियस है और v max की वैल्यू म्यू एस आर जी आ गई। ये कंडीशन है, हमेशा इससे कम होने वाली है। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई जा रहा है, v कांस्टेंट है, v इंक्रीजिंग है, v डिक्रीजिंग है। तीनों केसेस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी। अब देखो, अब अगर देखा जाए कार यूं है रखी हुई है, बाइक यूं रखी हुई है, नॉर्मल ऊपर है, एमजी नीचे है, तो अब इसकी स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, घुमाना है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केवल स्टैटिक। इसको स्टेटमेंट के तौर पे बढ़िया तरीके से लिख लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन between tire and road is responsible for speed up, speed down and डायरेक्शन चेंज। सब मैंने एक साथ लिख दिया। ये तीनों चीजें केवल और केवल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बदौलत ही हो पाएंगे। काइनेटिक तो बेचारा एक ही काम करता, स्लाइडिंग, ब्रेक मारो सरकते हुए जाओ, ब्रेक लग गया, ठीक है, तो वो स्लाइडिंग हो गया, या अचानक से पहिया कीचड़ में फंस गया, स्लाइड करने लगा। अब जरा मुझे बताइए, तीनों केसेस में डायरेक्शन बतानी है मुझे फ्रिक्शन की। मैं बताऊं, इस केस में स्पीड कांस्टेंट है तो केवल और केवल सेंट्रीपिटल चाहिए। इस वाले में एक फोर्स ये चाहिए, स्पीड अप करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, F1 F2, रिजल्टेंट स्टैटिक बीच में एक्ट करेगा। इधर चाहिए एक F1, इधर चाहिए एक स्पीड डाउन करने के लिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ इस तरफ है। ये देखिए तीनों डायरेक्शन समझ में आ गई, समझाइए। स्टैटिक फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड को घटाने के लिए, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए इधर इस केस में इधर एक्ट कर रहा है, इस केस में प्योरली इस तरफ एक्ट कर रहा है, इस केस में इस तरफ। इन दोनों केसेस में Fs इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड as well as component of Fs increase or decrease speed or as well as circular motion, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छी चीज है ना ये। तो ये फॉर्मूला और मूला तो कोई खास ऐसा है नहीं, पूछे तो वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। क्या ये ऑप्टिमम स्पीड चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में डिस्कशन। इस चीज को, अब बेचारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से टायरों में क्या होता है, वियर एंड टियर चालू हो जाता है। जब वियर एंड टियर चालू हो जाता है तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है, बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बैंकिंग ऑफ रोड क्या कहती है? बैंकिंग ऑफ रोड कहती है रोड को थोड़ा सा स्लांट कर दो बाहर की तरफ। अगर पहिया वैया घूमना चाहे तो आप थोड़ा सा रोड को स्लांट कर दीजिए। रोड को स्लांट करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा फिगर बनाने में मुझे दिक्कत है, स्टेडियम को रियलाइज करिए। तो मैं 3D डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, मैं सिंपल सा फिगर बनाता हूँ। एक रोड है, उसको हल्का सा स्लांट कर दिया, मतलब बाहर की तरफ। यहाँ कहीं सेंटर है, ये मेरी रोड है सर्कुलर मोशन वाली, यहाँ कहीं मेरा सेंटर है, यहाँ कहीं मेरा ऑटोमोबाइल। जो इधर की तरफ जा रहा है, बी वेलोसिटी से इस तरफ घूमता हुआ। अब जरा देखिए, इस वाले बॉडी के ऊपर एक लगेगा नॉर्मल,
एक लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक, इस सेटअप को हमको देखना है। बैंकिंग ऑफ रोड, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। बैंकिंग ऑफ रोड, 3 केसेस बनेंगे। एक होगी ऑप्टिमम स्पीड। व्हाट इज ऑप्टिमम स्पीड? ऑप्टिमम स्पीड वो है जिसमें फ्रिक्शन में की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो वियर एंड टियर इन द रोड, तो इसीलिए लिखते हैं ना ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड, अगर आप अक्सर देखिए हाईवे पे चलते हैं तो आप लोग देखते हैं हाईवे के जो आउटर पार्ट होते हैं सर्कुलर मोशन के, उनको थोड़ा सा उठा देते हैं और अंदरूनी पार्ट्स को थोड़ा सा दबा देते हैं, तो जिससे कि रोड स्टेडियम टाइप रोड हो जाती है, स्टेडियम के तरीके की, यूं की बजाय यूं हो जाती है। इस पे मौत के कुएं की तरह घूम रहे हैं। तो अब मुझसे कोई कहे कि ये आर रेडियस पे सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो ऑप्टिमम स्पीड, अच्छा स्पीड मान लीजिए इसकी बहुत तेज है, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। मैंने पहले ही बताया स्टैटिक बड़ा खतरनाक फ्रिक्शनल फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो वो ऊपर की तरफ भी एक्ट कर सकता है, नीचे की तरफ भी एक्ट कर सकता है, नॉर्मल है ही। तो यहां पर क्या होता है कि नॉर्मल एक सपोर्ट देने लगता है, नॉर्मल को 2 भागों में ब्रेक कर देते हैं हम। अभी तक हम नॉर्मल को ब्रेक नहीं कर रहे थे, अभी तक हम इधर आया n cos थीटा, इधर आया n sin थीटा। फ्रिक्शन दोनों तरफ एक्ट कर सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, वो डिपेंड करेगा कंडीशन। विदाउट फ्रिक्शन ऑप्टिमम, लिख लीजिए। क्यों रोड करते हैं? रोड्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, हाफ ईयरली या फुल फाइनल जो एग्जाम्स होंगे उनमें जरूर आएगा ये, 101% आना है। बैंकिंग ऑफ रोड सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो स्कूल के एग्जाम में हमेशा आता है, फाइनल में भी आता है। रोड्स आर banked such that component of normal support friction for circular motion। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों होती है? नॉर्मल फोर्स जो होता है वो भाई साहब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में सपोर्ट करते हैं। सब कई लोग लिखते हैं कि नॉर्मल विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत ही गलत स्टेटमेंट, सरासर गलत स्टेटमेंट। कोई ये बोल दे कि नॉर्मल विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, बकवास बात है। हम लोगों को मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, सारे फोर्सेस का कंपोनेंट्स टुवर्ड्स सेंटर। तो केवल नॉर्मल थोड़ी, अगर हमको और अच्छे से बोलना है तो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शन के नॉर्मल, फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स भी। ठीक है, तो पहला होगा ऑप्टिमम स्पीड। स्पीड, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, इतनी स्पीड पे चलो कि फ्रिक्शन एक्ट ही ना करे, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, या F इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r, और n cos थीटा बैलेंस कर लेगा mg। इसमें किसको डाउट है और बताओ? फिगर देखो, थोड़ा फिगर सही से, ये थोड़ा सा सीधा होना चाहिए था। तो n को आपने रिजॉल्व किया n sin थीटा और n cos थीटा में। n sin थीटा ने तो प्रोवाइड कर दिया सेंट्रीपिटल, और n cos थीटा ने क्या कर दिया?
mg को बैलेंस कर लिया, वैसे तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो इस केस को सॉल्व किया, कर लिया, तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी, या v ऑप्टिमम की वैल्यू आ गई रूट आर जी tan थीटा। ये फॉर्मूला बड़ा कॉमन है। अब ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस में भी ये फॉर्मूला बनेगा उल्टा ऐसे। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस के फॉर्मूले में याद नहीं रखना, फॉर्मूला ये बनेगा। अच्छी बात है, v नॉट बराबर आर रूट आर जी tan थीटा। अब इसमें कंडीशन क्या चेंज होंगी, ये ऑप्टिमम स्पीड है, इन दिस स्पीड नो नीड ऑफ फ्रिक्शन। अब हमको अच्छी तरीके से पता है कोई भी एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चला नहीं पाएगा। जब नहीं चला पाएगा तो उसके बाद रोज स्टार्ट होगा फ्रिक्शन का। पहले नॉर्मल भाई अपना काम करेगा जितना कर सकता है, जितना सपोर्ट दे सकता है, उतना सपोर्ट देने के बाद अब इसको सपोर्ट देगा कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। v अगर v ऑप्टिमम से कम, ठीक है, ये चेक करने वाला गेम है, फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। देखो अब मुझे बताओ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा। अगर मैंने अपनी स्पीड को इस स्पीड से कम कर दिया तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करना चाहिए, सोच के समझ के बताइए। मेरी ऑप्टिमम स्पीड में फ्रिक्शन, मेरी ऑप्टिमम स्पीड इतनी है रूट आर जी tan थीटा। अब मुझे इससे स्पीड को कम कर देना है या ज्यादा कर देना है, इससे कम करने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे ज्यादा करने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोनों केसेस में फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो पहले केस में जब आपने v की वैल्यू को ऑप्टिमम स्पीड से कम कर दिया, तब उस कंडीशन में आप लोग मुझे बताएं कि क्या होगा, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सभी लोग आंसर दें। फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, राइट, हाँ राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड। रुस्तु कह रहा आप, ठीक है ठीक है, आप सभी के पास इतना लॉजिक तो है ही। सोच के देखते हैं, स्टेडियम पे खड़े हुए अपने आप को रोक लो, नीचे सरकना चाहोगे, जब नीचे सरकना चाहोगे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल, और लॉजिक से भी कह सकते हैं, देखो कैसे, नॉर्मल फ्रिक्शन, स्टैटिक और एमजी। इसको एफ पे रहने दो, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा, एमजी एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा। फ्रिक्शन और नॉर्मल को रिजॉल्व कर लिया, सेंटर यहाँ पे। देखिए ना, स्पीड कम हुई, सेंट्रीपिटल को कम करने वाला आदमी आ गया। स्पीड कम है तो सेंट्रीपिटल भी कम चाहिए, स्पीड ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल भी ज्यादा चाहिए। तो अगर आपकी स्पीड की वैल्यू कम है, स्पीड की वैल्यू कम है, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू भी कम चाहिए। जब कम चाहिए तो n साइन थीटा तो उतना ही चल रहा है, इसको कम करना है, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट दे देना पड़ेगा। अब कहानी वही पुरानी वाली, क्या, जनरल इक्वेशन n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर। ये है मेरी जनरल इक्वेशन जिनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा बाद में प्रॉब्लम्स के तहत। प्लस f साइन थीटा बराबर mg। अब क्रिटिकल कंडीशन क्या है, v की वैल्यू को कम करते चले जाइए। पहले v की वैल्यू v ऑप्टिमम थी तो फ्रिक्शन 0 था, v की वैल्यू थोड़ी कम की, फ्रिक्शन बढ़ गया, थोड़ी और कम की, फ्रिक्शन और बढ़ गया, फिर थोड़ी और कम की, थोड़ा और बढ़ गया, कम 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 कम, मिनिमम तक पहुंचे। मिनिमम पहुंचने पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। as we decrease v, f increases, at v is equal to v minimum, f become maximum and f is equal to ले लेंगे हम म्यू इंटू एन। म्यू एस इंटू एन होता है लेकिन हम फिलहाल म्यू इंटू एन ले लेंगे। तो ये हो गया n साइन थीटा माइनस म्यू एन। हमको यही यूज करनी है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से मत चलिएगा, ये तो बस एक केस के लिए। म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाई आर
n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा बराबर mj। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, 3 से फोर्थ को डिवाइड कर दिया, v मिनिमम का स्क्वायर बाय आर जे इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन, या v मिनिमम का स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा हमको पता है म्यू बराबर फ्रिक्शन एंगल होता है, म्यू बराबर टेन लैम्डा, टेन ए माइनस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, सॉरी उल्टा, वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, या इसी को लिखते हैं रूट आर जी टेन थीटा माइनस लैम्डा, टेन थीटा माइनस लैम्डा। ये मिनिमम स्पीड है, इससे कम स्पीड जनरली मिनिमम स्पीड नहीं पूछता है। मैक्सिमम करनी होगी तो प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा, टेन थीटा प्लस लैम्डा बन जाएगा। लेकिन अभी कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। जनरल वैल्यू निकालने के लिए हमको यही इक्वेशन यूज करनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो बच्चों वाला गेम है, लेकिन जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन ही ध्यान में देनी है, ये इक्वेशन है, ठीक है। जनरली ये नहीं हो तो हाँ बस वो कंडीशन वाइज पूछ लेगा कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो क्रिटिकल कंडीशन हमेशा नहीं पूछेगा, क्रिटिकल कंडीशन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, द स्पीड इससे कम नहीं हो सकता। v ग्रेटर देन v ऑप्टिमम है, अब किधर फ्रिक्शन एक्ट करेगा सबको समझ में आ गया होगा भाई। अगर ऑप्टिमम स्पीड से बढ़ा दी जाए स्पीड तब क्या होगा, नॉर्मल। अब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा बच्चों, डाउनवर्ड। लॉजिकल है, क्यों लॉजिकल है, जब ये स्पीड बढ़ाएगा तो ऊपर सरकना चाहेगा, जब ऊपर सरकना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे आएगा। सॉल्व कर लीजिए। एन कॉस थीटा, अब आप देखिए फ्रिक्शन का कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा है, एन साइन थीटा को फ्रिक्शन को कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा है, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। फर्स्ट एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, चाहे तो लिखते हैं एन कॉस थीटा बराबर एफ साइन थीटा प्लस एम जी, लेकिन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं। तो ये मेरी इक्वेशंस हो गई, इनके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्रिटिकल कंडीशन, v इंक्रीजेस f इंक्रीजेस डाउनवर्ड, जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। एट v इज इक्वल टू v मैक्स, f इज इक्वल टू f मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन मतलब म्यू एस इंटू एन, ध्यान रखना इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो n साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू m v मैक्स स्क्वायर बाई आर, n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन डिवाइड कर दिया तो v मैक्स का स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, या इसी को हम लिखते हैं तो v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, या सीधे फॉर्मूले में टेन थीटा प्लस लैम्डा, और टेन लैम्डा की वैल्यू पता ही है, टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। ये हो गई आपकी मैक्सिमम। आप इनको चेक कर लिया कि जो ऑप्टिमम से ज्यादा है, कम है, क्या है, कैसे है,
तो उसके हिसाब से ये टर्न ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्रॉस चेक का गेम, आप इसको याद रखिए। ये निकाल मैक्सिमम चेक कर लीजिए, अभी टर्न ले पाएगा, री टर्न ले पाएगा, तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए। फॉर सेफ टर्न क्या होना चाहिए, v की वैल्यू v मैक्स से v मिनिमम के बीच में। अक्सर जो बनाते हैं रोड वोड बनती है उसमें v मिनिमम जीरो नहीं निगेटिव आने लगता है, क्योंकि स्लोप बहुत कम होता है ना। अगर आप चेक करिए tan थीटा माइनस लैम्डा, थीटा बहुत क्या 45 डिग्री थोड़ी इंक्लाइन कर देती है, लेकिन जनरली जो रोड होती है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक मैक्सिमम इंक्लाइन करते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। और फ्रिक्शन इतना तो कम से कम होता है 0.1 0.2 0.3, इतना फ्रिक्शन तो एटलीस्ट रोड के बीच में होता ही है। तो tan 1 डिग्री 2 डिग्री की वैल्यू बहुत कम आती है, 0.001 0.002 0.003 इस तरीके से वैल्यू आ रही है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 0.2 इस तरह होता है, तो ये वैल्यू हो जाती है निगेटिव। वैल्यू निगेटिव होने का मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, मतलब वो कभी नीचे गिरेगा ही। वो नॉर्मल रोड है, उस पर अपनी कार आप खड़ी करती है तो कार सड़क थोड़ी जाती है। तो मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो मिलेगी, कभी कभी नहीं जीरो मिलेगी, तो आपको चेक करने का गेम होगा। तो आपको नॉर्मल कंडीशन की इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्टिमम से ज्यादा है, ऑप्टिमम से कम। ज्यादा कम वो 2 मिनट का काम है, आप कर लेंगे, देखते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, आप एक सॉल्व कीजिए उसके बाद मुझे बताइए। वन 1000 मीटर की रेडियस है, जी की वैल्यू 10 ही है। फाइंड, पहला तो क्वेश्चन यही है सीधा, वी मिनिमम, वी ऑप्टिमम, वी मैक्सिमम, ये तीनों बताना, जल्दी जल्दी निकाल लिए, बताइए मुझे वैल्यू। सर म्यू का वैल्यू नहीं दिख रहा, कोफिशिएंट का वैल्यू। क्या बेटे, सर म्यू का वैल्यू नहीं दिख रहा सर, थोड़ा साइड कर लो। वैल्यू 0.5 ले लो, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। हाँ जरूरत है, सॉरी है तो जरूरत, वैल्यू की जरूरत है। अप्रोक्सीमेटली निकाल लीजिए, वैल्यू ना समझ ज्यादा है तो 37 डिग्री है। वी नॉट रूट 7 500, 50 रूट 3। वी ऑप्टिमम रूट आर जी tan थीटा 1000 इंटू 10 tan थीटा 3/4, 100/2। वी मिनिमम एक गुट्टे 2 3 गुट्टे 8,
100 1/4 100/√11। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है। ये है वी Excuse मैक्स। me, sir. हाँ बेटे। सर वो जो वी मिनिमम है, हाँ सर उसमें नीचे 11/8 नहीं आना चाहिए? हाँ 11/8 आ रहा है, वो देखता हूँ एक बार। हाँ 11/8 आ रहा है, ठीक है। 2/11 आएगा, तो √2/11, ठीक है। हाँ ठीक है, 100 √2/11 सही है। चेक कर लिया करो, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। आ गया समझ में? ये तो वैल्यू थी, इसका कोई काम नहीं है, ये सब बच्चों वाला गेम है। ये सब आप फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला बड़ा आसान है। √RG tan थीटा प्लस म्यू की वैल्यू 0 कर दो। √RG tan, तो मैं एक ही फॉर्मूला रखता हूँ, वी मैक्स की वैल्यू याद रखता हूँ, √RG tan थीटा प्लस म्यू। अगर म्यू है ही नहीं, सॉरी लैम्डा, tan थीटा प्लस लैम्डा, अगर म्यू है ही नहीं तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑप्टिमम स्पीड हो जाएगी। और अगर मिनिमम पूछे तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछता है, पूछता क्या है वो ध्यान दीजिए। फ्रिक्शन पूछ लेगा। ऑप्टिमम कितनी आ रही है? 85, बहुत ज्यादा स्पीड है। 85 मीटर पर सेकंड, इसको सही कर 100 मीटर का, या आर बराबर कितना कर दिया जाएगा? 40 मीटर का, 40 मीटर है रेडियस, 37 दे रखा है। ये जा रहा है, ये जा रहा है ऑप्टिमम स्पीड v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग। चलिए थोड़ा सा बस ये चेक कर लीजिए, ऑप्टिमम वाला गेम। ऑप्टिमम चेक करके अपने आप मालूम चल जाएगा। और ये सेफ है कि नहीं है, तो रेंज में होना चाहिए। तो कई बार पूछ लेता है कि ये सेफ टर्न ले पाएगा। सेफ टर्न लेने का मतलब वी मिनिमम वी मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। अगर है तो सेफ है, नहीं है तो नहीं है, तो वो तो अलग गेम है। लेकिन स्टेट फ्रिक्शन पूछ ले तो जनरल इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है। निकालिए सभी लोग, बताइए मुझे जल्दी। हे प्रभु बहुत गर्मी है।
एम की वैल्यू नहीं दी ना, एम की वैल्यू 10 kg रहेगी। पुट कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करो। n बराबर 140 न्यूटन। अब म्यू को चेक करने के लिए पूछे कि ऑप्टिमम चल सकता है नहीं चलता, तो वो ऑप्टिमम चलेगा तो वो तो। और दूसरा तरीका चेक करने का क्या है, एफ लेस देन म्यू इंटू एन होना चाहिए। ये भी क्रॉस चेकिंग का एक तरीका है सॉल्व करने के बाद। जबकि इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले ही चेक कर लो, बड़े ज्यादा स्पीड तो नहीं है कहीं गलती से। अगर ऐसी कंडीशन है तो 100% वो सेफ टर्न ले रहा है, अदरवाइज सेफ टर्न ले रहा है। लेकिन इसको देखने की क्या जरूरत है, सीधे फॉर्मूले में पुट कर लो, उसके हिसाब से निकाल लो। तो समझ में आ गया। तो बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। कल इसके आगे का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। स्ट्रिंग, बॉल, बेंडिंग ऑफ साइकिल कुछ नहीं है, वो सब वही सब नॉर्मल है। अब हम टिपिकल टाइप की जो प्रॉब्लम्स है इसमें, स्ट्रिंग, पेंडुलम, वर्टिकल सर्कल, जो हमने थोड़ा बहुत देखा भी था, उन सब के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का काम ये है कि आप इसको पूरा एक बार सर्कुलर मोशन वाला पार्ट पहले मैंने कहा था पढ़ लीजिए, पढ़ लिया होगा। अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप मुश्किल से मुश्किल कल परसों के बाद फिर हम डाउट लेना शुरू कर देंगे। तो अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए, जो जो चीजें नहीं आ रही हैं उनको अंडरलाइन करके टिक लगाते चलिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, बाकी कल। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू।